वीडियो में 1726 के चार्टर या 1726 ईस्वी के राजपत्र के विषय में बताया जा रहा है। जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया कि कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंडिया में बहुत सारी कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, लेकिन सेम स्ट्रक्चर वाली, सेम जस्टिस सिस्टम वाली कोर्ट अभी तक इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से इस चार्टर को लाना पड़ा। इसके और भी रीज़न थे, और भी कारण थे इस चार्टर को आने के। तो सेम स्ट्रक्चर वाली जो कोर्ट थी वो मेयर कोर्ट थी, और मेयर कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही इस चार्टर को जारी किया गया या लागू किया गया। जैसा कि 1687 के चार्टर 1687 ईस्वी के राजपत्र में बताया गया कि जो निगम कॉरपोरेशन है उसी को मेयर कोर्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में। तो ये सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में, ये सक्सेस हुआ था, सफल हुआ था। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी तरह का सिस्टम पूरे इंडिया में, या जो प्रेसिडेंसी सिटी थी वहाँ पे लागू करने का निर्णय लिया, और इसी वजह से मेयर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। और मेयर कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही इस चार्टर 1726 एडी के चार्टर को लाया गया। पूर्व में इंडिया में सेम स्ट्रक्चर, सेम जस्टिस सिस्टम, उनके एम्प्लॉइज़ जजेस का जो लेवल है वो सेम हो, इस तरह की व्यवस्था इंडिया में या किसी भी प्रेसिडेंसी सिटी में नहीं थी। तो मेयर कोर्ट में इस तरह की सिस्टम को डेवलप करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए मेयर कोर्ट का इस्टेब्लिश होना ज़रूरी था। तो एक तरह के न्यायालय, एक तरह के कोर्ट जो जिनका लेवल एक हो, स्ट्रक्चर एक हो, उनके एम्प्लॉइज़ का लेवल एक हो, जजेस का एम्प्लॉइज़ का लेवल भी एक हो, तो इस तरह की व्यवस्था के लिए इस चार्टर को लाना पड़ा। 24 सितंबर 1726 ईस्वी को इस राजपत्र को जारी किया गया। 24 सितंबर 1726 एडी को इस चार्टर को जॉर्ज फर्स्ट ने अप्रूवल दिया और ये चार्टर जारी किया गया। इस चार्टर या राजपत्र को आने के और भी रीज़न थे। तो इसमें पहला रीज़न जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ऐसे न्यायालय या ऐसे कोर्ट की आवश्यकता थी जो रेगुलर हो, नियमित हो, तर्कसंगत हो, रीजनेबल हो और शीघ्र निर्णय दे सके, क्विक डिसीजन दे सके। ऐसी कैपेबिलिटी वाली, ऐसी क्षमता वाली कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाना था और कंपनी का सुधार भी हो सके। तो इस वजह से पहले रीज़न में यही आता है कि क्विक डिसीजन हो, रीजनेबल हो, रेगुलर हो, इस तरह की कोर्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इस्टेब्लिश करने का प्रपोज़ल इस चार्टर में रखा गया। दूसरे पॉइंट में जो मेयर कोर्ट के एम्प्लॉइज़ थे, मेयर कोर्ट के जो जजेस थे, उनका लेवल भी सेम रखा गया। साथ ही यहाँ का जो सिस्टम था कोर्ट का, उसको भी सेम रखा गया। और जो मेयर कोर्ट के डिसीजन होते थे, तो पहले जो कोर्ट के डिसीजन होते थे उनको ब्रिटेन में मान्यता नहीं मिलती थी, मतलब ब्रिटेन में वो मान्य नहीं माने जाते थे। तो इस कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो डिसीजन होगा मेयर कोर्ट में, उसका जो लेवल होगा, यहाँ के डिसीजन का लेवल ब्रिटेन की कोर्ट के डिसीजन का जो लेवल होगा वो सेम हो। मतलब जो ब्रिटेन में कोर्ट इस्टेब्लिश हैं वहाँ का कोई डिसीजन होता है तो उसको मान्य माना जाए, और इंडिया की जो मेयर कोर्ट है उसके डिसीजन को भी मान्य माना जाए। मतलब यहाँ का जो डिसीजन हो रहा है उसको मान्यता ब्रिटेन में भी मिलने लगी। ऐसा प्रपोज़ल इस चार्टर में रखा गया। तीसरे पॉइंट में प्रोबेट केस को रखा गया कि प्रोबेट केस से संबंधित जो भी डिसीजन होंगे वो मेयर कोर्ट में उनका डिसीजन हो सकेगा। तो प्रोबेट केस से रिलेटेड जो भी केस होंगे उनका डिस्कशन या उनका डिसीजन जो है वो मेयर कोर्ट में किया जा सकता है। पहले प्रोबेट केस से रिलेटेड कोई भी केस किसी भी कोर्ट में डिस्कस या निर्णय उसका नहीं हो पाता था। तो प्रोबेट केस एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, और इस केस का डिसीजन हो सके इस वजह से मेयर कोर्ट
में इसका प्रपोज़ल रखा गया और प्रोबेट केस को सॉल्व किया जा सके, इस वजह से भी इस चार्टर को लाना पड़ा। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोबेट केस है क्या। तो प्रोबेट केस उस तरह के केस होते हैं, जैसे अगर इंडिया में किसी की डेथ हो गई और उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो गई, तो उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर कौन होगा, ये डिसीजन करना भी कोर्ट का काम होता था। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी है और उसने अपनी वसीयत या बिल बनाया है, टेस्टामेंट बनाया है और उसकी डेथ हो गई, तो जिसके नाम से टेस्टामेंट या वसीयत या बिल होगा वो सबसे पहले कोर्ट में एक रिपोर्ट करेगा या सूचना देगा कोर्ट को कि मेरे फादर की मदर की डेथ हो गई है और उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट फिर उस प्रॉपर्टी को अपने कैप्चर में ले लेता था और कैप्चर में लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट देख करके, सारे दस्तावेज देख करके, बिल वसीयत देख करके एक ऑर्डर जारी करता था और उस ऑर्डर में जो उसका सक्सेसर होता था, जो उत्तराधिकारी होता था, उसे पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती थी। और अगर मान लीजिए जैसे किसी की डेथ हो गई, उसने विल या वसीयत नहीं बनाया है, तो फिर उसका उत्तराधिकारी, उसका सक्सेसर कौन होगा। तो जो उसके उत्तराधिकारी या सक्सेसर होते थे वो कोर्ट को ये सूचना देते थे या वो रिपोर्ट करते थे कोर्ट में कि मेरे फादर या मदर की डेथ हो गई है और उनकी प्रॉपर्टी है, उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर मैं हूँ। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कैप्चर में ले लेती थी और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज देखे जाते थे। उसके बाद कोर्ट ये डिसीजन करती थी कि ये इसका उत्तराधिकारी, सही उत्तराधिकारी कौन है या सही सक्सेसर कौन है, और इसका एक ऑर्डर जारी करती थी कि संबंधित व्यक्ति या रिलेटेड जो भी है ये उसका सही वारिस है, सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। तो ऐसी इस तरह के केस इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और इस तरह के केसेस का डिसीजन जो है पहले कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं हो पा रहा था। तो बिल संबंधित या रिलेटेड टू बिल से संबंधित जो भी, वसीयत से संबंधित जो भी केस थे, उनको ही प्रोबेट केस कहा गया। और प्रोबेट केस के डिस्कशन के लिए, डिसीजन के लिए ही मेयर कोर्ट को लाना पड़ा और मेयर कोर्ट में इस तरह का प्रपोजल रखा गया ताकि सारे प्रोबेट केस सॉल्व हो सकें, बिल संबंधी, वसीयत संबंधी जो भी केस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। फोर्थ पॉइंट में जो 1687 में निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में, और मद्रास में निगम कॉरपोरेशन सक्सेस रहा था, तो इस तरह का सिस्टम या इस तरह की व्यवस्था को हर प्रेसिडेंसी सिटी में इस्टेब्लिश करने का प्लान ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मतलब मद्रास में, कोलकाता में और सूरत में और बॉम्बे में इस तरह का निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने का प्लान ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा और इस प्लान को पूरा करने के लिए ही 1726 एडी का चार्टर या 1726 ईस्वी का राजपत्र लाना पड़ा। तो 1726 ईस्वी के राजपत्र में जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुई वो निगम कॉरपोरेशन ही थी। मतलब 1687 के चार्टर में जो निगम कॉरपोरेशन मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ था वो सफल हुआ था। उसी के तहत सारी प्रेसिडेंसी में 4 प्रेसिडेंसी थी, सूरत, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। इन चारों प्रेसिडेंसी सिटी में निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया, उसी को मेयर कोर्ट कहा गया। तो इसी कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से 1726 एडी का चार्टर या 1726 ईस्वी का राजपत्र लाया गया। तो ये रीज़न थे 1726 एडी के चार्टर को लाने के। अब 1726 एडी के चार्टर या 1726 ईस्वी के राजपत्र में जो प्रपोजल रखे गए उसमें पहला पॉइंट है न्याय व्यवस्था में समता का प्रसार, मतलब यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में हर प्रेसिडेंसी सिटी में समान संरचना, समान न्याय व्यवस्था और समान स्तर वाली मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश की जानी थी। मतलब सेम स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर होगी, सेम उसका जस्टिस सिस्टम होगा, सेम लेवल होगा। इस तरह का सिस्टम वाली, इस तरह की व्यवस्था वाली
एक मेयर कोर्ट हर प्रेसिडेंसी सिटी में इस्टेब्लिश की जाएगी। तो सबसे पहली मेयर कोर्ट कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद बॉम्बे में और उसके बाद मद्रास में। मद्रास में ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी, उसी को डेवलप किया गया। तो सबसे पहली कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई। तो हर प्रेसिडेंसी सिटी में एक मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। तो इस मेयर कोर्ट में सेम स्ट्रक्चर था, रेगुलर थी, सेम जस्टिस सिस्टम था और सेम लेवल, ये सारी चीज़ें एक तरह की थी और मेयर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। दूसरे पॉइंट में अधिराठी न्यायालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन कोर्ट। मेयर कोर्ट का जो लेवल था, ब्रिटेन में इस्टेब्लिश अधिराठी न्यायालय, मतलब ब्रिटेन में जो क्राउन कोर्ट इस्टेब्लिश थे उन्हीं की तरह मेयर कोर्ट का भी लेवल रखा गया। इनके राइट्स, इनके अधिकार भी इंग्लैंड में इस्टेब्लिश क्राउन कोर्ट की तरह रखे गए। मतलब जो इंडिया में जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, तो ब्रिटेन में जो क्राउन कोर्ट थी उनका लेवल सेम रखा गया। थर्ड पॉइंट में प्रिवी काउंसिल की अपील की व्यवस्था की गई। मतलब मेयर कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसकी अपील प्रिवी काउंसिल को की जा सकती थी। तो अपील टू प्रिवी काउंसिल रखा गया थर्ड पॉइंट में। मतलब मेयर कोर्ट से जो डिसीजन होते थे उनकी अपील आप प्रिवी काउंसिल को कर सकते थे, अपील टू प्रिवी काउंसिल। इसके पहले 1726 एडी या 1726 ईस्वी के पहले भारत से किसी भी प्रकार की अपील प्रिवी काउंसिल को नहीं गई थी। तो ऐसा पहली बार हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि जब मेयर कोर्ट या 1726 एडी में इस्टेब्लिश मेयर कोर्ट से अपील के राइट्स हैं, जो अपील के अधिकार जो हैं वो प्रिवी काउंसिल के लिए रखे गए। तो 1726 में जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, मेयर कोर्ट के जो डिसीजन होते थे उनकी अपील आप प्रिवी काउंसिल के लिए कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था। 1726 एडी के चार्टर में ऐसा प्रपोजल रखा गया कि मेयर कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसकी अपील आप प्रिवी काउंसिल के लिए कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में गवर्नर इन काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब गवर्नर इन काउंसिल जो थी वो लॉ को बना सकती थी, कानून बना सकती थी। लॉ मेकिंग का राइट गवर्नर इन काउंसिल को मिल गया। मतलब गवर्नर इन काउंसिल को ये राइट मिले कि जो लोकल प्रॉब्लम होती हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, उनके लिए नियम, उपनियम, रूल, रेगुलेशन वो बना सकती थी। तो गवर्नर इन काउंसिल को लॉ मेकिंग का राइट मिल गया। फिफ्थ पॉइंट में अंग्रेजी विधि के प्रसार से संबंधित प्रश्न थे। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ। मतलब जो मेयर कोर्ट में जो लॉ यूज़ होगा वो इंग्लिश लॉ रहेगा। इसके पहले 1726 एडी के पहले अलग अलग डेट पे अलग अलग कोर्ट में इंग्लिश लॉ या जो भी व्यवस्था होती थी, जो लोकल रूल रेगुलेशन होते थे, उनकी तहत कोर्ट काम करते थे। तो ऐसा पहली बार हुआ भारत में जब इंग्लिश लॉ का जो यूज़ है, अंग्रेजी विधि का जो प्रयोग है वो 1726 एडी के चार्टर में किया गया। मतलब सेम स्ट्रक्चर वाली कोर्ट थी, तो सेम उसका लॉ भी, उसका जो था वो सेम रखा गया। सेम लॉ रहेगा। मतलब जो मेयर कोर्ट होगी उसमें जो डिसीजंस होंगे वो इंग्लिश लॉ के तहत होंगे। और ऐसा प्रयोग या ऐसा प्रैक्टिकल के रूप में मेयर कोर्ट में ही किया गया। तो भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम इंग्लिश लॉ कोर्ट में जो यूजेस होने वाली जो लॉ थे वो इंग्लिश लॉ बना। मतलब मेयर कोर्ट में जो भी डिसीजन होंगे वो इंग्लिश लॉ के तहत ही डिसीजन होंगे। जो केसेस की सुनवाई है, जो केसेस की हेयरिंग है, वो इंग्लिश लॉ के तहत होगी और डिसीजन भी इंग्लिश लॉ के तहत ही दिए जाएंगे। तो इस तरह के प्रपोज़ल 1726 एडी के चार्टर या 1726 ईस्वी के राजपत्र में रखे गए। अब जैसा कि मेयर कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट में है कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी सिटी में एक निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगा। तो निगम कॉरपोरेशन में क्या होगा? निगम कॉरपोरेशन का जो पहला पॉइंट है, संस्थापना से संबंधित भाग, मतलब कॉरपोरेशन। हर प्रेसिडेंसी सिटी में एक निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसा कि 1687 ईस्वी के राजपत्र में निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में, उसी तरह से निगम कॉरपोरेशन हर प्रेसिडेंसी सिटी में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस निगम कॉरपोरेशन में एक मेयर होगा और 9 एल्डरमैन होंगे। मतलब 1 मेयर और 9 एल्डरमैन का प्रपोजल रखा गया। मेयर और 7 एल्डरमैन जो हैं वो
अंग्रेज होंगे, ऐसा भी डिसाइड किया गया। और शेष जो 2 लोग बचेंगे वो इंडियन होंगे लेकिन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो राज्य होता था उसके प्रतिनिधि हो सकते थे। तो 1 मेयर 7 एल्डरमैन अंग्रेज होंगे और जो 2 लोग रहेंगे, 2 एल्डरमैन होंगे, वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब किस राज्य के वो या किस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ्रेंड सर्किल में आने वाले जो स्टेट थे, जो दोस्त थे, उन्हीं दोस्तों के या उन्हीं जो राज्य के दोस्त जो स्टेट हैं, उसी के 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंड होंगे। मतलब ऐसे स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल में आ रहे हैं, उन्हीं स्टेट के 2 प्रतिनिधि या 2 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते थे। निगम कॉरपोरेशन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसी सिटी थी वहाँ तक ही लिमिट रखा गया, वहाँ तक ही सीमित रखा गया। 1 मेयर 9 एल्डरमैन, जिसमें 1 मेयर और 7 एल्डरमैन अंग्रेज होंगे और 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ्रेंड सर्किल में आने वाले स्टेट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से टोटल 10 लोग 10 लोग की निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई। दूसरे पॉइंट में मेयर की नियुक्ति और उसका कार्यकाल आता है, मतलब अपॉइंटमेंट टू मेयर एंड उसका टाइम ड्यूरेशन। तो स्टार्टिंग में जब ये चार्टर जारी किया गया तो चार्टर में ही मेयर की और एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट हो गया था। मेयर का जो टाइम ड्यूरेशन कार्यकाल था वो 1 वर्ष के लिए डिसाइड किया गया और जो ईयरली इलेक्शन भी इसका होता था मेयर का। एक 1 ईयर के बाद जो एक्स मेयर होते थे वो एल्डरमैन के रूप में कॉरपोरेशन के मेंबर बने रहते थे। 20 दिसंबर को इसका इलेक्शन होता था ईयरली, और मेयर को उसका इलेक्शन भाग लेना पड़ता था। एल्डरमैन ही इस इलेक्शन में भाग लेते थे और मेयर को चूज़ किया जाता था, मेयर को चुना जाता था। 20 दिसंबर को ईयरली इसका इलेक्शन होता था और मेयर का डिसाइडेशन होता था। थर्ड पॉइंट में एल्डरमैन का चुनाव और उसका कार्यकाल आएगा, मतलब इलेक्शन टू एल्डरमैन और एल्डरमैन का टाइम ड्यूरेशन निश्चित किया गया। एल्डरमैन की जो पोस्ट होती थी वो स्थायी होती थी, मतलब परमानेंट होती थी। एक बार अगर एल्डरमैन बन गया है तो वो लाइफ टाइम उसका मेंबर रहेगा, लाइफ टाइम उसका मेंबर बना रहेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। जब तक एल्डरमैन इंग्लिश कॉलोनी में या प्रेसिडेंसी सिटी में रह रहा है तब तक वो एल्डरमैन बना रहेगा। एक बार उसका अपॉइंटमेंट हो जाता था, लाइफ टाइम तक उसका टाइम ड्यूरेशन समय पीरियड होता था, जब तक कि वो प्रेसिडेंसी सिटी को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ना चला जाए तब तक वो एल्डरमैन रहता था। और अगर मान लीजिए कि कोई एल्डरमैन छोड़ के चला गया तो उसको चूज़ करना है, तो बाई इलेक्शन जो मेयर रहता था और जो बाकी एल्डरमैन रहते थे वो लोग बाई इलेक्शन न्यू एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट करते थे और लाइफ टाइम तक उसका टाइम ड्यूरेशन या समय पीरियड होता था। फोर्थ पॉइंट में निगम की स्वच्छंदता आता है, मतलब ऑटोनॉमी ऑफ द कॉरपोरेशन। मतलब जो निगम कॉरपोरेशन होते थे उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी दी गई, स्वायत्त बनाया गया और किसी भी प्रकार का प्रेशर ना पड़ सके, किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करना है, इसके लिए उनको शपथ भी दिलाई गई। मतलब जो निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुए वो पूरी तरह से ऑटोनॉमी रखे गए, स्वायत्त रखे गए और दबाव में या प्रेशर में वर्क नहीं कर सकते थे। वो फ्री होके बिल्कुल उनको काम करने के लिए कहा गया। गवर्निंग काउंसिल को जो अधिकार मिले वो सेफ थे, मतलब रिजर्व पावर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, मतलब जो गवर्नर इन काउंसिल को जो अधिकार मिले, राइट मिले, वो काफ़ी सुरक्षित थे, सेफ थे और उनको मेयर और एल्डरमैन को अगर हटाना है तो जब तक बिल्कुल लीगल एविडेंस ना हो तब तक वो मेयर या एल्डरमैन को नहीं हटा सकते थे। और हटाए गए मेयर या एल्डरमैन गवर्निंग काउंसिल में अपील कर सकते थे। मगर अगर किसी कारणवश ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि मेयर या एल्डरमैन को हटाना है तो गवर्निंग काउंसिल हटाती थी, लेकिन लीगल एविडेंस होना चाहिए था, सबूत होने चाहिए थे
और जो हटाए गए मेयर या एल्डरमैन हैं वो अपील के लिए गवर्निंग काउंसिल जा सकते थे। तो इस तरह के राइट गवर्निंग काउंसिल को दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट में न्याय व्यवस्था से संबंधित भाग आते हैं, जिसमें प्रोविज़न कंसर्निंग जुडिशरी, मतलब जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, न्यायालय का जो जस्टिस सिस्टम है या उसमें प्रयोग होने वाली विधि, यूज़ होने वाला लॉ, इन सब का इंस्ट्रक्शन भी चार्टर में या राजपत्र में दिया गया। तो इस प्रकार से मेयर कोर्ट में ये प्रपोज़ल रखे गए और मेयर कोर्ट को सिविल केस या दीवानी मामलों के लिए इस्टेब्लिश किया गया। फौजदारी व्यवस्था या क्रिमिनल केसेस के लिए दूसरी तरह का सिस्टम डेवलप किया गया। इसमें जस्टिस ऑफ पीस का अपॉइंटमेंट किया गया। इसमें एक गवर्नर और 4 वरिष्ठ सदस्य मतलब 4 सीनियर मेंबर को रखा गया। ये 5 लोग मिलकर अपने लेवल, अपने स्तर में क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर सकते थे, मतलब अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते थे। जो साधारण मामले होते थे, जनरल केसेस होते थे, उनका डिसीजन भी जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में हो सकता था। लेकिन जो सीरियस केस होते थे, गंभीर मामले होते थे, उसमें जस्टिस ऑफ पीस को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस तरह के जो सीरियस केस हैं उनको सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे या भेज दे। तो जस्टिस ऑफ पीस का जो राइट्स होता था वो ग्रुप्स में होता था और वो अपने अधिकार अपने लेवल पे, अपने स्तर पे यूज़ करते थे। सीरियस केस को वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देते थे और जनरल केस का डिसीजन कोर्ट ऑफ पीस में हो जाता था, जस्टिस ऑफ पीस में हो जाता था। इसके बाद फिर क्वार्टर सेशन या सेशन कोर्ट आती थी, जिसमें गवर्नर और 5 मेंबर, 5 सदस्य जो सीनियर होते थे वो जस्टिस ऑफ पीस कहे जाते थे। लेकिन 3 मेंबर और गवर्नर मिलकर के कोर्ट ऑफ जो जस्टिस ऑफ पीस होता था, सेशन कोर्ट की जो जस्टिस ऑफ पीस होती थी, ये 5 मेंबर जो होते थे ये लोग मिल कर के ही सेशन कोर्ट को इस्टेब्लिश करते थे और सारे केसेस की सुनवाई, जैसे मान लीजिए सीरियस केस है कोई, तो उसकी सुनवाई भी सेशन कोर्ट में ही होती थी। सेशन कोर्ट जो होती थी वो ईयरली या रेगुलर नहीं थी, वो ईयरली होती थी, वर्ष में 4 बार लगती थी, मतलब 4 टाइम होती थी। और ये ऐसा नहीं था कि वो रेगुलर लग रही है, रोज़ उसकी हियरिंग हो रही हो, रोज़ उसकी सुनवाई हो रही है। वो साल भर में केवल 4 टाइम ही लगती थी, 4 टाइम ही उसकी हियरिंग होती थी। तो सेशन कोर्ट में केवल सीरियस केस आते थे और उनका डिसीजन ही सेशन कोर्ट में होता था। सेशन कोर्ट में एक चीज़ और थी कि जो राजद्रोह के केस होते थे, ट्रेजन के जो केस होते थे, उनको सेशन कोर्ट से बाहर रखा गया था। मतलब राजद्रोह या ट्रेजन के जो केस होंगे उनकी हियरिंग या सुनवाई सेशन कोर्ट में नहीं हो सकती थी। इन केसेस को सेशन कोर्ट से बाहर रखा गया। इसके बाद जूरी का प्रयोग आता है, मतलब यूजेस ऑफ जूरी, मतलब जूरी जो होती थी उसका प्रयोग किस तरह से होता था, उसका यूज़ जो है वो किस तरह से होता था। जूरी का मतलब क्या होगा, तो जूरी में कुछ ऐसे मेंबर्स होते थे, जैसे 2, 3, 4, 5 मेंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं था। इन लोगों का एक ग्रुप होता था जो न्यूट्रल और ऑनरेबल होता था, निष्पक्ष और ईमानदार टाइप का एक ग्रुप होता था। और ये लोग जब केस होते थे तो उसमें कोर्ट की हेल्प करते थे, कोर्ट की सहायता करते थे। अब ये क्या सहायता करेंगे तो ये भी बताया जाएगा इसमें। जूरी जो है वो 2 तरह की होती थी, 2 टाइप्स की होती थी जूरी, जिसमें पहली जो है ग्रांड जूरी होती थी और दूसरी जो है वो पेट्टी जूरी होती थी। तो पहली ग्रांड जूरी और दूसरी पेट्टी जूरी होती थी और ये जूरी जो है कोर्ट की हेल्प करती थी। तो ग्रांड जूरी जो है जब कोई केस होता था तो वो क्रिमिनल्स को या अभियुक्त को गिरफ्तार करती थी और सेशन कोर्ट में अभियुक्त को या क्रिमिनल्स को प्रेजेंट करती थी, उपस्थित करती थी। ये ग्रांड जूरी का काम होता था। जो एक ग्रुप होता था वो कोर्ट की हेल्प करता था और ग्रांड जूरी का काम ये था कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे और उनको कोर्ट में ले जा कर के प्रेजेंट करे। तो इस तरह से ग्रांड जूरी कोर्ट के लिए हेल्प करती थी।
ग्रांड जूरी में उसी तरह के लोगों को शामिल किया जाता था जो उस केस से रिलेटेड हों, संबंधित हों और उस केस के बारे में जानते हों। तो एनी टाइम ग्रांड जूरी और पेटी जूरी को बनाया जाता था। जैसे कोई केस हुआ है, उससे जो लोग शामिल हो सकते हैं, उनसे संबंधित या उनके जान पहचान वाले लोगों को ही ग्रांड जूरी में शामिल किया जाता था, ताकि वो अभियुक्त को या क्रिमिनल को अरेस्ट करवा सकें और उनको कोर्ट में ले जा कर के प्रेजेंट कर सकें। तो इस तरह के लोगों को शामिल किया जाता था। और दूसरी टाइप की जो जूरी होती थी वो पेटी जूरी होती थी। पेटी जूरी मुख्य रूप से जो उसका मेन काम होता था वो गवाह कराना होता था या सेशन कोर्ट में एविडेंस का प्रेजेंटेशन होता था, गवाह को प्रस्तुत करना होता था। ये पेटी जूरी का काम होता था। और साथ ही उनके क्रॉस क्वेश्चन से जो जिरह होती थी, मतलब जो एविडेंस प्रेजेंट किए जाएंगे उनके क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, उनकी जो जिरह होगी, तो ये वाला सारा काम जो होता था वो पेटी जूरी करती थी। और पेटी जूरी इस तरह से कोर्ट की हेल्प करती थी, जो एविडेंस को प्रेजेंट करती थी, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस होते थे, जिरह होती थी। तो ये सारा काम पेटी जूरी का होता था। पेटी जूरी में जो लोग होते थे, तो मेयर कोर्ट में जो जजेस होते थे वही लोग पेटी जूरी के मेंबर होते थे। मतलब पेटी जूरी में जो जजेस होते थे उनका ही अपॉइंटमेंट होता था, उनकी ही कमेटी बनाई जाती थी जिसको पेटी जूरी कहा जाता था। तो पेटी जूरी में जो जजेस होते थे उनका अपॉइंटमेंट होता था और इस तरह का ग्रुप बना करके पेटी जूरी बनता था जो एविडेंस या साक्ष्य को प्रेजेंट करता था। तो इस तरह से ग्रांड जूरी और पेटी जूरी कोर्ट की हेल्प करते थे। इसके बाद कानून निर्माण से संबंधित भाग आता है, मतलब लॉ मेकिंग। तो जो गवर्निंग काउंसिल होती थी उसे लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का कानून वो बना सकती है। जो लोकल स्थानीय लॉ होते थे, लोकल कानून होते थे, जैसे मेयर कोर्ट में जो नियम है, उपनियम है, वहाँ का जो सिस्टम है, लोकल जो व्यवस्था होती थी, लोकल जो सिस्टम होता था, उसके लिए नियम, उपनियम, रूल और रेगुलेशन गवर्निंग काउंसिल बना सकती थी। ऐसा नहीं था कि कोर्ट की सुनवाई हो रही है तो उसके लिए भी लॉ गवर्निंग काउंसिल बना सकती थी। कोर्ट में जो इंग्लिश लॉ का ही यूज़ होता था। जो लोकल प्रॉब्लम्स होती थी कोर्ट में, कोर्ट का जो सिस्टम है, तो लोकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए नियम और उपनियम, रूल रेगुलेशन गवर्निंग काउंसिल बना सकती थी। इसके बाद न्यायाधिकार आता है, मतलब ज्यूरिसडिक्शन आता है। इसमें पहला है क्षेत्रीय अधिकार, मतलब लोकल राइट्स जो होते थे। इसमें जो प्रेसिडेंसी होती थी और उसके आसपास की जो कॉलोनी बस्तियां होती थी वहां तक ही इनकी लिमिट लाइन डिसाइड की गई मेयर कोर्ट की। मतलब जो दीवानी मामले होंगे, सिविल केस होंगे, तो प्रेसिडेंसी सिटी और उसके आसपास की जो कॉलोनी बस्तियां हैं वहां तक ही मेयर कोर्ट काम कर सकती थी। लेकिन क्रिमिनल केस के लिए मेयर कोर्ट के जो जजेस होते थे, तो क्रिमिनल केस के लिए जो ग्रांड जूरी होती थी वो हेल्प करती थी, और सिविल के लिए, दीवानी केस के लिए मेयर कोर्ट थी, और क्रिमिनल केस के लिए ग्रांड जूरी की हेल्प लेती थी। और मेयर कोर्ट के जो जजेस होते थे वो ग्रांड जूरी के रूप में अपॉइंट होते थे, और ग्रांड जूरी ही क्रिमिनल केस का डिसीजन या क्रिमिनल केस का निपटारा करती थी। दूसरे पॉइंट में आता है दीवानी मामलों में अधिकार, राइट टू सिविल केस। तो जो सिविल केस होते थे उनमें मेयर कोर्ट, चाहे वो कम पैसे के हों या अधिक पैसे के हों, किसी भी प्रकार का जो सिविल केस है, दीवानी केस है, उनका डिसीजन, उनकी हेयरिंग, उनकी सुनवाई मेयर कोर्ट में होती थी, और मेयर कोर्ट का डिसीजन ही लास्ट माना जाता था। मतलब मेयर कोर्ट में हर तरह के केस, जो सिविल केस होते थे, दीवानी केस होते थे, उनको दायर किया जा सकता था, और मेयर कोर्ट उनकी हेयरिंग या उनकी सुनवाई करती थी। तीसरे पॉइंट पे आता है प्रोवेट केस। प्रोवेट केस, जैसा कि बताया गया था कि ये वसीयत या बिल से संबंधित होते थे, और इनकी सुनवाई, इनकी हियरिंग जो है वो मेयर कोर्ट में होती थी। तो प्रोवेट केस का जो डिसीजन होता था वो मेयर कोर्ट में होता था। और प्रोवेट केस एक प्रॉब्लम बनी हुई थी इंडिया में, उसको सॉल्व करने के लिए ही मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। तो सारे प्रोवेट केस, चाहे वो किसी भी तरह के हों, उनकी हेयरिंग, उनकी सुनवाई मेयर कोर्ट में होने लगी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है। मतलब मेयर कोर्ट की जो केस, जिन केसेस की हेयरिंग होती थी, जिन केसेस का डिसीजन मेयर कोर्ट में होता है, यदि उन केस किसी केस का डिसीजन हुआ है मेयर कोर्ट में और उसका जो आदेश हुआ है, ऑर्डर हुआ है, उसको कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके उसको पनिशमेंट भी मेयर कोर्ट को देने के अधिकार दिए गए। मेयर कोर्ट के जो डिसीजन हुए हैं, अगर उस डिसीजन को कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उस व्यक्ति को पनिशमेंट देने का अधिकार भी मेयर कोर्ट को दिया गया। इसके बाद शेरिफ की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट टू शेरिफ। अब ये शेरिफ क्या होता है? तो शेरिफ जो होता था, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्टी ने मेयर कोर्ट में कोई केस दायर किया, तो सेकंड पार्टी को सूचना देनी है या सम्मन भेजना है, नोटिस भेजना है। तो नोटिस लेके जाने के लिए शेरिफ की नियुक्ति होती थी, शेरिफ का अपॉइंटमेंट होता था। और शेरिफ का अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता था। साल भर का उसका टाइम ड्यूरेशन होता था, 1 साल का उसका समय अवधि होती थी शेरिफ की। गवर्नर द्वारा उसका अपॉइंटमेंट होता था। वो कोर्ट की हेल्प करने के लिए अपॉइंट होता था। सम्मन को पहुंचाना है या किसी भी केस में मेयर कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ है तो दूसरी पार्टी को उस डिसीजन से अवगत कराना है, उस डिसीजन के बारे में बताना है। तो शेरिफ ही उसका ऑर्डर लेके जाएगा और दूसरी पार्टी को बताएगा कि ये केस डिसाइड हो चुका है, इसमें इस पार्टी की जीत हुई है या हार हुई है, जो भी है। तो शेरिफ जो है वो नोटिस लेकर के जाने का काम करता था। सम्मन्स हैं, डिसीजंस हैं, तो जो भी निर्णय होते थे, जो भी डिसीजंस होते थे, उनके विषय में शेरिफ ही सेकंड पार्टी को जाके बताता था। तो शेरिफ एक तरह से ये बताने का काम करता था और उसका अपॉइंटमेंट साल भर के लिए गवर्नर के द्वारा होता था। इसके बाद मेयर कोर्ट से अपील, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेयर कोर्ट से अपील, अपील टू मेयर कोर्ट। तो अगर मान लीजिए किसी केस में डिसीजन हो गया है मेयर कोर्ट में और उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमको अपील करनी है, तो पहली अपील जो है गवर्निंग काउंसिल में जाती थी और ये अपील 14 दिन के अंदर, 14 डेज़ के अंदर ही अपील हम गवर्निंग काउंसिल में कर सकते थे। मतलब अगर किसी केस का डिसीजन हुआ है, अपील करनी है, तो 14 दिन के अंदर, 14 डेज़ के अंदर ही अपील गवर्निंग काउंसिल में की जा सकती थी। और अगर गवर्निंग काउंसिल में भी कोई केस डिसाइड हुआ है तो उसकी भी अपील करनी है, तो वो अपील किंग इन काउंसिल में की जा सकती थी। मतलब मेयर कोर्ट से अपील गवर्निंग काउंसिल में होती थी और गवर्निंग काउंसिल से अपील किंग इन काउंसिल या प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो अब ये डिसाइड किया गया कि किस तरह के केसेस की अपील होगी। तो मेयर कोर्ट से हर तरह के केसेस की अपील गवर्निंग काउंसिल में हो सकती थी। मतलब मेयर कोर्ट में कोई केस डिसाइड हुआ है, उसकी अपील करनी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो गवर्निंग काउंसिल में हम अपील कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर इन काउंसिल से अगर किंग इन काउंसिल में हमको अपील करनी है, जैसे मान लीजिए गवर्निंग काउंसिल में कोई केस डिसाइड हुआ, तो कौन से केस होंगे जिनकी अपील किंग इन काउंसिल में होगी या प्रीवी काउंसिल में होगी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि 1000 पैगोडा, 1000 पैगोडा, मतलब पैगोडा जो था वो एक तरह की करेंसी थी। जैसे प्रेजेंट टाइम में रुपए चल रहे हैं, तो रुपए इस टाइम की, प्रेजेंट टाइम की करेंसी है। इसी तरह से उस टाइम की जो करेंसी होती थी वो पैगोडा के रूप में होती थी। तो 1000 पैगोडा, 1000 पैगोडा से अधिक का अगर कोई केस है तो उसकी अपील किंग इन काउंसिल में होती थी। अब सवाल इस बात का उठता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि ये कोई केस है वो कितने राशि का है और कितने पैगोडा का है, ये कैसे पता चलेगा? उसका अमाउंट कितना है, किसी केस का अमाउंट कितना है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो भी केस होता था सिविल केस, उस प्रॉपर्टी की कीमत, उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो डिसाइड कर लेते थे और इस तरह से उसका जो डिसीजन होता था, जो धनराशि निश्चित होती थी, उसकी प्राइस, उस प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती थी वो निश्चित होती थी। तो उसमें उसी से उसकी प्राइस डिसाइड हो जाती थी कि ये केस इतने रुपए का या इतने पैगोडा का है। जो प्रॉपर्टी होती थी उसकी प्राइस डिसाइड करके उस केस की प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता था। तो इस तरह से उसकी राशि या उसकी प्राइस, केस की प्राइस डिसाइड हो जाती थी। तो 1000 पैगोडा या 1000
पैगोडा से अधिक के केस किंग इन काउंसिल में या प्रीवी काउंसिल में अपील के लिए जा सकते थे। तो मेयर कोर्ट की जो वर्किंग थी, जो कार्यप्रणाली थी, उसमें ये होता था कि जैसे कोई सिविल केस है या कोई प्रॉपर्टी ज़मीन का केस है, लैंड का या किसी प्रॉपर्टी का केस है, तो सबसे पहले केस दायर होता था। फिर सेकंड पार्टी को सूचना जाती थी या सम्मन जाता था या उसको शेरिफ लेकर के जाता था सेकंड पार्टी को रिपोर्ट कि भाई आपके ख़िलाफ़ इस तरह का केस दायर हो गया है, और सारी जानकारी उसको देता था कि सेकंड पार्टी आए और कोर्ट में अपना आंसर या अपना जवाब दावा प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे, और इस तरह से केस की स्टार्टिंग होती थी। फिर सारा उसकी हेयरिंग होती थी, सुनवाई होती थी, फिर उसका डिसीजन होता था, और डिसीजन को शेरिफ ही ले जा कर के सेकंड पार्टी को बताता था कि ये मेयर कोर्ट में ऐसा ऐसा डिसीजन हो गया है, ये इस केस को आप हार गए हैं या जीत गए हैं। तो जो भी होता था वो शेरिफ करता था, और इस तरह की वर्किंग जैसे प्रेजेंट टाइम में होता है कोर्ट में, उसी तरह की वर्किंग मेयर कोर्ट में भी थी। और इस तरह से केस का डिसीजन होता था, उसकी हेयरिंग होती थी। तो इस तरह से मेयर कोर्ट में जो केस होते थे उनका डिसीजन हुआ करता था। ये उसकी वर्किंग सिस्टम था, कार्यप्रणाली थी। मेयर कोर्ट में जो डिसीजन होते थे तो वो किस लॉ के तहत होते थे, तो जनरली इंग्लिश लॉ था मेयर कोर्ट में, लेकिन उसके बारे में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थे कि इंग्लिश लॉ को ही यूज़ किया जाएगा। जैसे कुछ लोकल केस होते थे, उसमें ट्रेडिशंस जो होते थे उनका भी यूज़ किया गया। जो लोकल लॉ थे, रूल रेगुलेशन थे, उनका भी यूजेस मेयर कोर्ट में किया गया। परंपराएं, मान्यताएं, जो भी ट्रेडिशंस होते थे लोकल केसेस में, उनका भी यूज़ करते थे। मेयर कोर्ट के जो जजेस होते थे वो हर केस में, कोई ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था कि इंग्लिश लॉ होगा, लेकिन इंग्लिश लॉ आ गया था और इंग्लिश लॉ का यूज़ होने लगा था। लेकिन जो कुछ ट्रेडिशंस होते थे, लोकल रूल रेगुलेशन होते थे, उनका भी यूज़ मेयर कोर्ट में होता था, केस के सुनवाई में, केस की हेयरिंग में, केस के डिसीजन में, केस के निर्णय में। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया। और 1726 AD का चार्टर, 1726 ईस्वी का जो राजपत्र आया, वो मेन यही था कि जिसमें मेयर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। और कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में, मद्रास में तो पहले ही निगम कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश था। तो मेयर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, जो सेम स्ट्रक्चर था, समान संरचना था, रेगुलर था, नियमित था, तर्कसंगत था और शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन देने की कैपेबिलिटी वाला एक ऐसा कोर्ट जिसका जो लेवल है वो इंग्लैंड की जो कोर्ट है उसके लेवल के बराबर हो, और जो एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनका लेवल, जजेस का लेवल, ये भी सब सेम हो। तो इस तरह का स्तर वाला, इस तरह के लेवल वाला समान कोर्ट, सेम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और मुख्य रूप से ये मेयर कोर्ट ही था जो 1726 AD के चार्टर में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुई 1726 AD के चार्टर में, 1726 ईस्वी के राजपत्र में, और मेयर कोर्ट यही जो राजपत्र में इस्टेब्लिश हुई मेयर कोर्ट, और मेयर कोर्ट के बारे में पूरा बताया गया और इस राजपत्र को जारी किया गया। जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर 1726 AD को इस राजपत्र को जारी किया गया, जिसमें इंडिया की जो 4 प्रेसिडेंसी सिटी थी वहाँ पे मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश की गई। और इस राजपत्र में मेयर कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर ही इस राजपत्र को जारी किया गया।